यदि इस इंसुलिन हार्मोन की मात्रा हमारे रक्त में कम हो जाती है तो इसके प्रभाव से रक्त शर्करा, हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा वो बढ़ जाती है और जिससे रोग उत्पन्न होता है, मधुमेह या डायबिटीज़ रोग। डायबिटीज़ रोग क्या है? तो रक्त शर्करा की मात्रा का बढ़ना। 100 ml रक्त में यदि शर्करा की मात्रा 300 से 500 मिलीग्राम तक हो जाती है तो इसे हम शुगर या मधुमेह रोग कहते हैं। तो मधुमेह रोग का कारण है इंसुलिन हार्मोन की रक्त में कमी। इस हार्मोन के प्रभाव, इस इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रभाव ये पड़ता है कि सबसे पहले जो रोगी होगा उस रोगी के शरीर में ग्लूकोज जमा नहीं होता, जिससे उसके शरीर में सदैव थकावट बनी रहती है। दूसरा, अधिक जल को वो पीता है और इसके साथ वो मूत्रण क्रिया भी बहुत अधिक करता है। यदि उसके शरीर पर कोई घाव हो जाता है तो घाव को भरने में काफ़ी लंबा समय लगता है। तो इस हार्मोन के प्रभाव से शरीर में अम्लता बढ़ जाती है। कीटोन का अधिक उत्सर्जन होता है जिससे शरीर में अम्लता बढ़ जाती है। इसी अम्लता के प्रभाव से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी को पूरा करने के लिए अलग से शरीर में टीके लगाए जाते हैं। जो भी व्यक्ति डायबिटीज़ का मरीज़ होता है तो उसको अलग से इंसुलिन हार्मोन के समय समय पर टीके लगाए जाते हैं। दूसरा है वो है ग्लूकागोन हार्मोन। यह अल्फा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित हार्मोन है जो इंसुलिन का ये विपरीत कार्य करता है। यह ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में रूपांतरित करता है। शरीर में रक्त में यदि ग्लाइकोजन की मात्रा घट जाती है तो इस घटी हुई मात्रा को पुनः ये बढ़ाने का कार्य करता है, जिससे हमारे शरीर में लगातार ऊर्जा बनी रहे। तो इसकी कमी से उत्पन्न प्रभाव वो है इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी तो हमारे शरीर में मधुमेह रोग उत्पन्न होगा। तो देख लेते हैं इसको। अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय स्थिति कहाँ पर है? पाचन तंत्र के अंदर है। ये विशेषता क्या है? ये मिश्रित ग्रंथि है। यह एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्राव करती है। एंजाइम को सीधा ही आहार नाल में, छोटी आंत में इसको भेजती है तथा यह रक्त में हार्मोन का स्त्राव करती है। इस ग्रंथि में विशेष प्रकार की द्वीप समूह कोशिकाएं पाई जाती है जिसे हम कहते हैं लैंगर-हैंस द्वीप समूह। हैंस द्वीप समूह। इस द्वीप समूह में 3 प्रकार की कोशिका है। अल्फा कोशिका जो ग्लूकागोन का स्त्राव करती है, बीटा कोशिका इंसुलिन का स्त्राव करती है, गामा कोशिका सोमेटोस्टेटिन का ये स्त्राव करती है। हमारे लिए प्रमुख हार्मोन्स इंसुलिन है। इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अल्फा कोशिका किसका स्त्राव होगा? ग्लूकागोन का, ग्लूकागोन। बीटा कोशिका किसका स्त्राव होगा? इंसुलिन का। गामा कोशिका सोमेटोस्टेटिन। हमारे लिए सबसे प्रमुख कौन सा है? तो हमारे लिए सबसे प्रमुख है इंसुलिन हार्मोन। क्या करता है? रक्त शर्करा की मात्रा को यह नियंत्रित करने का कार्य करता है। इस हार्मोन की यदि हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो रक्त शर्करा की मात्रा वह बढ़ जाती है। रक्त शर्करा की मात्रा बढ़ने से रोग उत्पन्न होता है, डायबिटीज़ या मधुमेह रोग। तो ये हमने देखा इसके बारे में, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। अग्नाशय ग्रंथि के बाद अगली जो ग्रंथि है वह ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि, जिसे हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। अधिवृक्क जो ग्रंथि है
अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क, एड्रिनल ग्रंथि। कहाँ पाई जाती है ग्रंथि? तो यह ग्रंथि वृक्क पर टोपी के आकृति में पाई जाती है। वृक्क पर यह पाई जाती है टोपी नुमा, यह ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि से दो प्रकार के हार्मोन उत्पन्न होते हैं, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनलिन, दूसरा है नॉर एड्रिनलिन हार्मोन। दो प्रकार के हार्मोन्स इस ग्रंथि के द्वारा उत्पन्न होते हैं। यह जो हार्मोन है एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन, यह हार्मोन हमारे शरीर को संकट काल के समय ऊर्जा देने का कार्य करते हैं, अर्थात हमारे शरीर को संकट काल के समय यह तैयार करते हैं, इसलिए इसे संकटकालीन हार्मोन कहा जाता है। संकटकालीन यह हार्मोन है एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, जिसे एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहा जाता है। जब इस हार्मोन का हमारे शरीर में प्रभाव बढ़ जाता है, रक्त में इस हार्मोन की सांद्रता बढ़ जाती है, तो सांद्रता बढ़ने से हमारे रक्त का संचार वह तीव्र हो जाता है, बढ़ जाता है, रक्त का प्रभाव बढ़ जाता है, हृदय की धड़कन वह तेज हो जाती है, रक्त का संचार पाचन तंत्र में रुक जाता है। जो धमनियाँ रक्त को पाचन तंत्र में ले जाती है उसका प्रवाह रुक जाता है और इस रक्त को आगे डाइवर्ट किया जाता है मांसपेशियों की तरफ। मांसपेशियों में रक्त का संचार बढ़ जाता है। मांसपेशियों में रक्त का संचार बढ़ने से मांसपेशियों में अधिक ऊर्जा आ जाती है, अधिक ताकत आ जाती है, और जिससे व्यक्ति असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है तथा श्वसन दर बढ़ जाती है। त्वचा से अधिक पसीने का उत्सर्जन होता है। तो इस हार्मोन के द्वारा व्यक्ति असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है, इसलिए इसे संकटकालीन हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन हमारे शरीर में रक्त संचार की मात्रा को बढ़ाता है। रक्त संचार की मात्रा जो बड़ी है वो कहाँ जाएगी? वह मांसपेशियों में अधिक होती है, पाचन तंत्र में इसकी मात्रा घट जाती है। इसलिए इस हार्मोन का प्रभाव जैसे ही बढ़ेगा तो व्यक्ति को भूख प्यास वो लगना बंद हो जाती है, यदि लगी हुई है तो वो भी खत्म हो जाती है। इसका प्रभाव मांसपेशियों में अधिक होता है, मांसपेशियाँ अधिक सक्रिय हो जाती है, श्वसन दर बढ़ जाती है। श्वसन दर बढ़ने के साथ उस व्यक्ति में कार्य करने की जो शक्ति है वह बढ़ जाती है, वह व्यक्ति असंभव कार्य को भी कर सकता है। इसलिए इसे करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं, एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनलिन हार्मोन के पश्चात अगला जो है वो है हमारे जनन हार्मोन। जनन जो हार्मोन है हमारे शरीर में, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के अंदर अलग अलग यह ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं नर जनन हार्मोन। नर जनन हार्मोन यह वृषण से स्रावित होता है। इस हार्मोन को हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जनन हार्मोन, जनन हार्मोन कहाँ से उत्पन्न होगा? जनन ग्रंथियों से। जनन ग्रंथियों में सबसे पहले नर जनन ग्रंथि। नर जनन ग्रंथि को वृषण कहते हैं और इस वृषण से उत्पन्न हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यह हार्मोन हमारे शरीर में पुट्टी का उत्तेजक हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, इसके साथ मिलकर यह शुक्र जनन की प्रक्रिया को नियंत्रित और नियमित करने का कार्य करता है। तो इससे उत्पन्न हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये स्टेरॉयड हार्मोन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? तो इस हार्मोन का सबसे पहला कार्य है कि यह पुट्टी का उत्तेजक हार्मोन, फॉलिकुल स्टिमुलेट हार्मोन,
FSH जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, इसके साथ मिलकर शुक्र जनन की प्रक्रिया को प्रारंभ और नियमित करता है। तो पहला इस हार्मोन का कार्य शुक्र जनन की प्रक्रिया को नियमित करना। शुक्र जनन की प्रक्रिया को नियंत्रित एवं नियमित करना। किसके प्रभाव से करता है? टेस्टोस्टेरोन प्लस FSH, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन। इन दोनों हार्मोन के प्रभाव से शुक्र जनन की प्रक्रिया वह नियंत्रित और नियमित होती है। दूसरा कार्य कि यह हार्मोन जो नर जनन तंत्र के अंग है, जैसे कि शुक्राशय, शुक्र नलिका, शिशन इत्यादि के परिवर्धन में भी सहायता करता है, उनको विकसित करता है। इसी तरह से यह हार्मोन नर के द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण जैसे कि आवाज़ का भारी होना, मांसपेशियों का शरीर में बढ़ना और शरीर के बाहर का बढ़ना, दाढ़ी मूंछों का उगना, ये जो लक्षण है, ये लक्षण द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण इस हार्मोन के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। इस हार्मोन का प्रभाव मनुष्य के स्वभाव पर भी पड़ता है। इसमें स्वभाव के अंदर उत्तेजना उत्पन्न होती है। काम उत्तेजना भी इस हार्मोन के प्रभाव से उत्पन्न होती है। स्वभाव में आक्रामकता इस हार्मोन के प्रभाव से उत्पन्न होती है। तो ये हार्मोन पहला शुक्र जनन की प्रक्रिया को नियमित करना। दूसरा नर जनन अंगों का विकास ये हार्मोन करता है। तीसरा नर के द्वितीयक लक्षण, नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना का ये विकास करता है। दाढ़ी मूंछों का उत्पन्न होना, आवाज़ का भारी होना, शरीर के बाहर का बढ़ना, मसल्स का विकसित होना, मर्दानगी के लक्षण प्रकट होना, ये इस हार्मोन के प्रभाव से उत्पन्न होता है। चौथा, यह हार्मोन स्वभाव में आक्रामकता उत्पन्न करता है। स्वभाव में और मैथुन की जो इच्छा है वह उत्पन्न करता है। यह मैथुन की इच्छा को और स्वभाव में आक्रामकता को उत्पन्न करता है। यह है नर जनन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न होता है नर जनन ग्रंथि गोनेड, जिसे हम कहते हैं वृषण। वृषण से यह हार्मोन उत्पन्न होता है। अगली जो है वह मादा जनन ग्रंथि। मादा जनन ग्रंथि है अंडाशय, जो मादा के उदर में ही एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही यह पाई जाती है। तो अंडाशय जो है ग्रंथि, इस ग्रंथि से दो प्रकार के हार्मोन उत्पन्न होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है यह अंडाशय में FSH फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन के साथ मिलकर अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को नियंत्रित और नियमित करता है। तथा एस्ट्रोजन हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से ही स्रावित होता है के साथ मिलकर अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को नियमित और नियंत्रित करता है। तो इस हार्मोन का पहला कार्य है अंडाशय में अंड जनन की प्रक्रिया को नियमित और नियंत्रित करना। दूसरा इसका कार्य होगा कि मादा में जो मासिक धर्म चक्र होता है इसको यह नियंत्रित करता है। तीसरा मादा के जो लैंगिक अंग है उनका यह विकास करता है। एस्ट्रोजन के साथ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, यह हार्मोन मुख्य रूप से गर्भाशय के विकास में सहायता करता है। इसके साथ मादा के जो द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण होते हैं, जैसे आवाज़ का पतला होना, शरीर पर बालों का कम होना, त्वचा पर तेलीय ग्रंथियों का विकसित होना, पैल्वी भाग का अधिक चौड़ा होना इत्यादि इसी हार्मोन के लक्षण हैं। इसी तरह से
मादा में जो वात्सल्य का भाव उत्पन्न होता है, जो करुणा का, जो ममता का जो भाव उत्पन्न होता है, यह भाव भी इसी हार्मोन के प्रभाव से उत्पन्न होता है। यह हार्मोन है मादा में पाए जाने वाले दो हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। मादा में पाया जाने वाला पहला हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न कहाँ से होंगे? अंडाशय से। अंडाशय यह क्या है? मादा जनन ग्रंथि। मादा जनन ग्रंथि, इस ग्रंथि से उत्पन्न हार्मोन पहला एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन हार्मोन, यह हार्मोन FSH फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन के साथ मिलकर अंड जनन की प्रक्रिया को नियंत्रित एवं नियमित करने का कार्य करता है। फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन के साथ मिलकर अंड जनन की प्रक्रिया को नियंत्रित और नियमित करने का कार्य एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। इसी तरह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, जिसका हमने अध्ययन पिछले वीडियो में किया था। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ मिलकर ये एस्ट्रोजन अंडोत्सर्ग की क्रिया अंडाशय से अंडाणु के उत्सर्जन की प्रक्रिया को यह नियंत्रित करता है। अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को यह नियंत्रित करता है। तो मादा में यह रज चक्र मध्य, जो मादा के अंदर जो मध्य चक्र होता है, इस मध्य चक्र को यह नियंत्रित करता है। इसी तरह से अन्य जंतुओं में जो रज चक्र होता है, इसको भी यह नियंत्रित करता है। तो मादा में होने वाला जो अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को यह हार्मोन नियंत्रित करता है। इसी तरह से मादा में पाए जाने वाले जो द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण इस हार्मोन के प्रभाव से नियंत्रित होते हैं। मादा के द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों को निर्धारित करना, मादा के द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का निर्धारण। रज चक्र को यह निर्धारित करता है। रज चक्र यह मादा में लगभग 13-14 वर्ष की आयु में शुरू होता है और 50-55 वर्ष की आयु तक यह रहता है। तो ये पूरा चक्र जो है माह में होने वाला एक बार चक्र, ये इसी हार्मोन के प्रभाव से कंट्रोल में होता है। लैंगिक लक्षणों के निर्धारण के साथ ये जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, यह मादा में अंडाशय के विकास में सहायता करता है। अंडाशय और गर्भाशय के विकास में यह हार्मोन सहायता करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा? गर्भाशय का विकास, यह हार्मोन गर्भाशय का विकास करता है। गर्भाशय को यह परिवर्तित करता है ताकि गर्भस्थ शिशु का अच्छी तरह से गर्भ में विकास हो सके, तथा यह हार्मोन मादा में वात्सल्यता को उत्पन्न करता है। ममता को उत्पन्न करने का कार्य यह हार्मोन करता है। तो हमने अभी आज इस वीडियो में मानव के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियों और इसके अलग अलग
उत्पाद और इस उत्पाद का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन किया। धन्यवाद।